हेलो दोस्तों, पार्थ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमारा क्या है कि मेवाड़ इतिहास की सीरीज चल रही थी और उसमें अपन 2 वीडियो डाउनलोड कर चुके हैं और हमने शुरुआत की थी मेवाड़ इतिहास की महाराणा गोहिल द्वितीय से। कौन से वंश से? गोहिल वंश से। तो गोहिल वंश में हम 566 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर के गोहिल वंश की स्थापना की थी और यहाँ से लेकर के अपन ने 734 ईस्वी में, कब? 734 ईस्वी में यहाँ पर अपन ने बप्पा रावल का अध्ययन किया। बप्पा रावल ये वही है जिसको किसका? हारित ऋषि का आशीर्वाद था। और इस बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था, कौन सा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। तो चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो इस दुर्ग को राजा मान मोरी से ये इसने इस दुर्ग को जीता और यहाँ से इसने रावल वंश की स्थापना की। इसके बाद अपन ने मेवाड़ सीरीज के शाखा को बढ़ाते हुए और राजा समर सिंह के पुत्र कितने हुए थे? 2 पुत्र हुए थे। एक पुत्र था राणा रतन सिंह और दूसरा पुत्र था महाराणा कुंभकर्ण। कौन था? कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण ये कहाँ पर चला गया? नेपाल में चला गया और नेपाल में जाकर के इसने शाही वंश की स्थापना कर दी। और जो इसके बाद जो पुत्र आया था राणा रतन सिंह कब से कब तक रहा था? तो 1301 से लेकर के और 1303 ईस्वी तक राजा रतन सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। इसी श्रृंखला को हमने आगे बढ़ाते हुए और हम इस शासक को लेकर गए थे महाराणा सांगा तक। तो महाराणा सांगा शासक का बनता है दोस्तों 1509 से लेकर के और 1528 तक, यानी 28 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु चंदेरी के युद्ध में मेदिनी जो राय था उसके साथ ये युद्ध करता है और उसी में इसकी क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। तो महाराणा सांगा तक यहाँ तक अपन ने पिछली वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन का टॉपिक रहेगा मूल रूप से महाराणा प्रताप। तो महाराणा सांगा के जो पुत्र हुए थे उन पुत्रों में जो इसकी सांगा के बाद जो शासक बना था वो राजा बनता है राणा रतन सिंह सेकंड। कौन बनता है दोस्तों? राणा रतन सिंह सेकंड। तो भाई रतन सिंह फर्स्ट कौन था? तो समर सिंह का पुत्र। और वो शासक कब बनता है? 1301 से लेकर के 1303 ईस्वी तक। तो अब शासक बनेगा दोस्तों रतन सिंह सेकंड और ये रतन सिंह सेकंड शासक रहेगा 1528 से लेकर के 1531 ईस्वी तक। इसके बाद इस राणा सांगा का ही पुत्र कौन है? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य शासक बनेगा 1531 से लेकर के 1536 ईस्वी तक। और उसके बाद ये जो बनवीर है, ये बनवीर कौन है? पृथ्वीराज। सांगा का एक जो पुत्र था कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया। तो पृथ्वीराज सिसोदिया का यह कौन है? एक दासी पुत्र है। कौन है? दासी पुत्र। कौन? यह बनवीर। तो इसके समय में एक कहावत प्रचलित है कि विक्रमादित्य के समय में यहाँ पर एक मेवाड़ में एक संरक्षिका होती है। कौन? पन्ना धाय। कौन संरक्षिका होती है? पन्ना धाय। तो पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन, किसका दोस्तों? अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे करके और किसके प्राण बचाए? महाराणा उदय सिंह के प्राण बचाए। किसके प्राण बचाए? महाराणा उदय सिंह के प्राण बचाए। ये क्या है कि चंदन को जो विक्रम जब बनवीर अपने अनौरस से भाई जो पुत्र था उसको मारने के लिए आता है तो यही पन्नाधाय एक भंगी के द्वारा एक टोकरी में, फूलों के टोकरी में महाराणा उदय सिंह को जब छोटा सा बालक था तो उसको एक टोकरी में बंद करके और कुंभलगढ़ के दुर्ग में यहाँ पर उसको पहुँचा देती है। तो यहाँ पर पन्नाधाय का त्याग माना जाता है जिसने अपने
चंदन, अपने पुत्र चंदन को क्या दी थी, बलि दी थी। इसके बाद अपन अध्ययन करेंगे महाराणा उदय सिंह। और जो महाराणा उदय सिंह है, महाराणा उदय सिंह का कार्यकाल रहता है 1537 ईस्वी से 1572 में। तो इस महाराणा उदय सिंह के कार्यकाल में जब महाराणा उदय सिंह की फरवरी, कब है दोस्तों, फरवरी 1572 में, फरवरी 1572 में महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा में, कहाँ पर दोस्तों, गोगुंदा में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस समय महाराणा प्रताप दरबार में उपस्थित नहीं था और उदय सिंह की एक रानी थी, कौन, रानी भटियानी। कौन है, रानी भटियानी। तो ये भटियानी क्या करती है, अपने पुत्र जगमाल को, किसको, अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर देती है। जब इसका पता मेवाड़ के सामंतों को पता चलता है तो पृथ्वीराज तंवर और मानसिंह ये क्या करते हैं, पृथ्वीराज तंवर और मानसिंह और सलुम्बर का रावत रतन सिंह ये क्या करते हैं, गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर देते हैं। तो इस प्रकार से मेवाड़ का जो ओरिजिनल शासक होता है वो कौन बन जाता है, महाराणा प्रताप। अब इसी श्रृंखला, इस कहानी को दोस्तों थोड़े समय के लिए आप यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपन बात करेंगे मेवाड़। तो मेवाड़ का इस समय शासक कौन बन गया, महाराणा प्रताप बन गया। और महाराणा प्रताप शासक का बन गया 1572 में। अब इस श्रृंखला को आप यहीं पर छोड़ दिए। अब अपन बात करते हैं दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली में अपन ने पढ़ा कि जब सल्तनत काल की जो शासन व्यवस्था थी उसमें अंतिम वंश किसका था, लोधी वंश का। तो लोधी वंश का जो शासक था वो अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। कौन था, इब्राहिम लोधी। तो इस इब्राहिम लोधी की बाबर ने 21 अप्रैल, कब दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में, कब, पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी क्या कर देती है, इसका हत्या कर देता है। और यहीं से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन हो गया दोस्तों, बाबर। अब ये बाबर कौन था, तो यही बाबर अफगानिस्तान में, इसके पिता थे उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा जो कि कौन थे, तुर्की थे। जो कौन थे, एक तुर्की थी, तो तुर्की थे। और इसकी एक पत्नी, इसकी जो माँ होती है वह माँ है चगताई वंश से। किससे, चगताई वंश से। तो चगताई, इन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जो कौन होता है, बाबर। जब सल्तनत काल का शासक इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का शासक था, जब यहाँ पर दिल्ली में यहाँ की शासन व्यवस्था इसकी सही ढंग से चल नहीं रही होती तो यहाँ के जमींदारों ने, सामंतों ने बाबर को भारत आने का क्या दिया, निमंत्रण दिया। और यहाँ आकर के इसने सबसे पहले 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को परास्त करता है और उसकी हत्या कर देता है। और मुगल वंश की दोस्तों क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। इसके बाद अपने ये मुगल वंश का जो शासक है, इस शासक का जो कार्यकाल होता है वो 1526 से लेकर के 1530 तक। कौन है दोस्तों, बाबर शासक कब तक रहता है, तो 1526 से लेकर के 1527 ईस्वी तक ये शासक रहता है। और इसके शासन काल में सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, पानीपत का फर्स्ट वार होता है। उसके बाद कब होता है, ये 1526 में होता है। उसके बाद दूसरा जो युद्ध होता है दोस्तों वो बयाना का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, बयाना का युद्ध होता है। और वो युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 को। किस किसके, बाबर की सेना और महाराणा सांगा के मध्य यह युद्ध होता है।
इस युद्ध में सांगा की क्या होती है, विजय होती है। इसके बाद 1 माह बाद फिर खानवा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, खानवा का युद्ध। और ये युद्ध होता है अपन का 17 मार्च 1527 को। कब, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। उसके बाद बाबर का जो चौथा युद्ध होता है वो युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। किसका, चंदेरी का युद्ध। और ये आता है 30 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध होता है। उसके बाद 5वां जो युद्ध होता है वो युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा एक गंगा की सहायक नदी है, रामगंगा है, बेनगंगा है, पेनगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये क्या है, गंगा की सहायक नदी है। तो इसी घाघरा नदी के तट पर बाबर का युद्ध होता है। तो ये कब होता है, 1529 में। कब होता है दोस्तों, 1530 में। तो ये बाबर के युद्धों की श्रृंखला है। और उसके बाद 6ठे नंबर पर यानी बाबर की जो मृत्यु होती है वो मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 को। कब होती है दोस्तों, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अपने पढ़ा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को ये हरा देता है और मुगल वंश की स्थापना कर देता है। उसके बाद बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी को होता है। इस युद्ध में महाराणा सांगा की जो सेना है वो विजयी होती है और बाबर की सेना क्या हो जाती है दोस्तों, इसमें परास्त हो जाती है। इसके बाद बाबर अपनी सेना को हौसला बढ़ाता है और उनको जिहाद का नारा देता है कि धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध। और उसके बाद खानवा का मैदान में 17 मार्च 1527 को 1 महीने के बाद ही खानवा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में महाराणा सांगा क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और उस जब वो मूर्छित हो जाते हैं तो उसको मूर्छित अवस्था को झाला जो मन्ना था वो उसका मुकुट धारण कर लेता है और इसको रणभूमि से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है। महाराणा सांगा और मालवा का शासक कौन होता है, मेदिनी राय होता है। तो इसमें भी इसकी मेदिनी राय की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। और उसके बाद बाबर का जो अंतिम जो युद्ध होता है वो दोस्तों वो कौन सा होता है, घाघरा का युद्ध 1529 में। तो इसको आप याद कैसे करें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या किया करते अपन कि बाबर ने सबसे पहले पानी पिया। पानी पी करके एक बार आप बयाना को इसको आप भूल जाइए। तो अपन करते हैं कि बाबर ने सबसे पहले पानी पिया, फिर खाना खाया और खाना खा करके भैया चद्दर ओढ़ी और घाघरा पहन करके सो गया। तो इसको अपन सीक्वेंस में कभी कभी इसमें से आपके सुमेलित वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लेता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, चंदेरी का युद्ध, एक बगल आपको सर दे देंगे और एक तरफ आपको युद्ध की दे देंगे और आपको सुमेलित करने के लिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद मुगल वंश का जो दूसरा जो शासक होता है दोस्तों वो आता है हुमायूं। तो हुमायूं का जो शासन काल है वो शासन काल रहता है अपन का 1530 से लेकर के हुमायूं, ये कौन है, हुमायूं। तो इसका शासन काल रहेगा 1530 ईस्वी से लेकर के 1556 ईस्वी तक ये शासक रहता है। अब इसके समय में क्या होता है कि हुमायूं जब बचपन में जब एक शासक था तो उस समय सबसे पहले इसके सैनिक अभियान चलते हैं और सैनिक अभियान चलने के कारण सबसे पहले इसके जो युद्ध होता है वो युद्ध होता है दोस्तों कालिंजर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, कालिंजर का युद्ध होता है। और यह युद्ध होता है 1531 ईस्वी को। कब होता है दोस्तों, 1531 ईस्वी को कालिंजर का युद्ध होता है। उसके बाद हुमायूं का दूसरा जो युद्ध होता है वो युद्ध होता है चुनार का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, चुनार का युद्ध। और चुनार का युद्ध होता है दोस्तों 1532 ईस्वी को। 1532 ईस्वी को चुनार का युद्ध होता है। फिर उसके बाद कन्नौज का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, कन्नौज का युद्ध। या ये कब हुआ था, 1539 ईस्वी को।
और उसके बाद 1540 में, कब 1540 में बिलीग्राम का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बिलीग्राम का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी से, ये किसके मध्य होता है? इस समय सूर वंश का जो शासक था, कौन? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी हुमायूं को इस युद्ध में हरा देता है और हुमायूं अपनी जान बचाकर अपने भाई अफगानिस्तान, अपने भाई हिंदाल के पास चला जाता है। तो दोस्तों शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीत जाता है और हुमायूं अपनी जान बचा करके कहाँ चला जाता है? वापस कहाँ पर? अपने भाई अफगानिस्तान में हिंदाल जो अस्करी था उसके पास चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर 1540 से लेकर के 1545 तक, 1540 से लेकर के 1545 में एक अन्य वंश आ जाएगा, सूर वंश, और जिसका कौन था? शेरशाह सूरी। अब इस शेरशाह सूरी की क्या होती है दोस्तों? 1545 में एक उक्का नाम का एक अस्त्र होता है। तो उक्का नामक एक अस्त्र को चलाने के कारण और इसकी शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। जब इसकी सूचना किसको लगती है? हुमायूं को लगती है। तो हुमायूं वापस अफगानिस्तान से कहाँ आ जाता है? भारत आ जाता है और दोबारा से कब? 1555 में। सूचना मरता कब है? 1545 में। लेकिन वो भारत वापस कब आता है? 1555 में। और 1555 में सबसे पहले वो भारत में आते ही मच्छीबाड़ा का युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में क्या होता है? हुमायूं की क्या होती है दोस्तों? विजय होती है। तो मच्छीबाड़ा का युद्ध होता है 1555 से लेकर के 1556 ईस्वी में। इस युद्ध में किसकी? हुमायूं की क्या हो जाती है दोस्तों? जीत हो जाती है। और इस जीत के साथ जब हुमायूं दिल्ली में दीन ए पनाह नामक इस जीत की खुशी में वो क्या करता है? दिल्ली में दीन ए पनाह नामक एक पुस्तकालय का निर्माण करता है। और जब ये पुस्तकालय बनकर के तैयार हो गया था तो इसका उद्घाटन करने के लिए, इसका शिलान्यास करने के लिए जब यहाँ पर इस पर घूम रहा था, इसकी देख रहा था, तो इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से किसका? हुमायूं का क्या होता था दोस्तों? पैर फिसल जाता है। और पैर फिसलने से ये सीढ़ियों पर लुढ़कते और कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है। और नीचे आकर के इसकी क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। तो एक इतिहासकार है जिसका नाम है दोस्तों लेनपूल। कौन है? लेनपूल। तो लेनपूल ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए ही उसकी क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई। इसके बाद हुमायूं को जब मृत्यु हो जाती है, कब? 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद शासक बनता है दोस्तों मुगल काल का महान सम्राट अकबर। कौन बनता है दोस्तों? अकबर। तो अकबर शासक बन जाता है और ये शासक रहेगा 1556 से लेकर के 1605 में। कौन शासक कब से कब तक रहेगा? 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर रहेगा। अकबर के बाद शासक कौन आएगा? जहांगीर आएगा। और जहांगीर का जो शासन काल है वो रहता है 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। उसके बाद शासक बनता है जहांगीर के बाद शाहजहां, जिसने क्या? ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो इसे शाहजहां का जो कार्यकाल है वो 1627 से लेकर के और 1680 तक इसका कार्यकाल रहेगा। और शाहजहां के बाद जो मुगल काल का जो शक्तिशाली जो अंतिम जो राजा होता है वो आएगा औरंगजेब। तो और औरंगजेब
जेब का जो कार्यकाल है वो दोस्तों रहता है 1680 से लेकर के 1707 तक। 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। और मुगल काल का अंतिम जो शासक रहता है वो शासक रहेगा बहादुर शाह जफर। कौन रहेगा, बहादुर शाह जफर। जब भारत में 1857 की क्रांति होगी उस समय दिल्ली का शासक कौन रहेगा, बहादुर शाह जफर। तो इस प्रकार से मुगल काल हमारे भारत में मुगलों का 350 वर्षों के आसपास यहाँ पर शासन रहता है। तो अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि अकबर शासक बन गया कब, 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन दिल्ली में रहता है। और इधर मेवाड़ का शासक कौन बन जाता है दोस्तों, 1572 में महाराणा प्रताप गोविंदा में इसका राज्याभिषेक हो जाता है। और ये शासक कब तक रहता है, 1597 तक। अब इधर सम्राट जो अकबर था ये अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता था दोस्तों, विस्तार करना चाहता था। तो इसकी सीमाएं अपन के जो मत्स्य प्रदेश है, राजपूताना जो रियासत थी उन रियासतों से इसकी सीमा स्पर्श करने लगती है। और अकबर भारत का शक्तिशाली राजा मानते इसको हम। तो ये क्या करता था, राजपूत शासकों को और अपने अधीन करना चाहता था। और इस नीति में ये सफल भी हो गया था। इसने जयपुर के शासकों को जो कौन था, जगवंत सिंह और कौन था, भगवंत शाह, तो राजा मान सिंह, तो इन शासकों को अपने अधीन कर लिया। और एकमात्र ऐसी रियासत थी कौन सी, मेवाड़ रियासत, जो महाराणा सम्राट अकबर की क्या थी, शासन में नहीं आ रही थी, यानी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले अकबर ने क्या किया दोस्तों, अकबर ने 1572 में, कब, 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, संधि करने के लिए जयपुर के शासकों को यहाँ पर अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा गया। तो सबसे पहले जो शासक गया था 1572 में वो शासक था जलाल खां। कौन गया था दोस्तों, जलाल खां। जलाल खां महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप जलाल खां को वापस लौटा देता है और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता। इसके बाद अकबर की तरफ से दूसरा प्रयास जो गया था वो गया था मानसिंह। कौन गया था दोस्तों, आमेर का मानसिंह। मानसिंह भी महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जाता है, लेकिन मानसिंह को भी वापस वो लौटा देता है। उसके बाद जो तीसरा जो शासक गया था वो शासक गया था अपन का भगवान दास। कौन गया था, भगवान दास। और उसके बाद अंतिम जो शासक गया था वो गया था टोडरमल। तो 1572 में पहले कौन जाता है दोस्तों, 1572 में जलाल खां जाता है, 1573 में मानसिंह जाता है, 1573 में ही भगवान दास जाता है और 1573 में ही टोडरमल जाता है। अब मैं आपको मानसिंह का एक किस्सा सुनाता हूँ कि मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए ये जाता है, कहाँ पर, मेवाड़ में जाता है। तो मेवाड़ में एक झील है उदयपुर में, उदय सागर झील। कौन सी दोस्तों, उदय सागर एक झील है। तो उदय सागर झील के किनारे महाराणा प्रताप की तरफ से, महाराणा प्रताप का पुत्र है अमर सिंह। कौन है दोस्तों, अमर सिंह। लेकिन अमर सिंह अभी क्या है, 5-6 साल का था या 10 साल का था, ऐसा माना जाता है। तो ये तो बचपन अवस्था में था। तो अमर सिंह, महाराणा प्रताप अपने पुत्र अमर सिंह को मानसिंह से मिलने के लिए कहाँ पर, उदय सागर झील के किनारे भेज देते हैं, जहाँ पर
मान सिंह की और अमर सिंह की क्या होती है दोस्तों, मुलाकात होती है। और इनको क्या, मान सिंह को एक राजपूत शासक था, तो राजपूत शासक दूसरा राजपूत शासक क्या करेगा, इनका इज्जत करेगा, इनके लिए खाना पीना लाएगा। तो अमर सिंह महाराणा प्रताप की तरफ से जब अमर सिंह को भेजा गया, तो अमर सिंह महाराणा मान सिंह को, किसको, मान सिंह को खाना लेकर के उदय सागर झील के पास जाता है। तब मान सिंह कहता है कि स्वयं महाराणा प्रताप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए, और मैं तो अकबर की तरफ से क्या लेके आया हूँ, पैगाम लेके आया हूँ, संधि का पैगाम लेके आया हूँ, तो मुझे उसे क्या है बताना है। तो अमर सिंह कह देते हैं कि किसी कारणवश रुग्णता के कारण महाराणा प्रताप आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकते, और उनके क्या है, पेट में दर्द है। जब यह बात किसने सुनी थी, मानसिंह ने सुनी थी। तो मानसिंह ने कहा कि मैं आपके पिता के पेट का दर्द का निवारण करने के लिए हम शीघ्र ही आएंगे, और वो बिगर भोजन किए ही वहां से लौट जाता है। तब अमर सिंह ने कहा कि आप अगर मेरे पिता के पेट का दर्द का निवारण करने के लिए आप अगर ऐसा बोल रहे हैं, तो आप तो युद्ध में आना ही आना, लेकिन आप अपने फूफा जी, कौन है भाई फूफा जी इसका, जी हाँ बिल्कुल, कौन है, अकबर। कौन है मान सिंह का फूफा जी, कौन है, अकबर। तो अमर सिंह ने कहा कि आप अपने फूफा जी को भी लेके आना, और हम उनका शीघ्र क्या करेंगे, इलाज करेंगे। और ऐसा कहकर के मान सिंह का जो समझाने का जो प्रयास था वो असफल हो जाता है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 सैनिक अभियान भेजे, लेकिन चारों सैनिक अभियान विफल हो जाते हैं समझाने में। अब उसके बाद बात आती है 18 जून 1576 की। कब की बात आती है दोस्तों, 18 जून 1576 की। हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उसमें हल्दी घाटी का जो युद्ध है, ये कौन सा युद्ध है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध की जो डेट है वो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 12 की जो किताब है, उसी किताब में हल्दी घाटी के युद्ध की डेट कितनी दे रखी है, 18 जून 1576 दे रखी है। लेकिन अकबर की सेना में एक इतिहासकार था बदायूं, कौन था, बदायूं। बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध की जो डेट बताई है दोस्तों, वो बताई है 21 जून 1576 को। तो मैंने आपको दोनों डेट बता दी गई है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को, जबकि जो बदायूं था वो बदायूं क्या बताता है इसको, 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होना बताता है। तो अब अपन बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की बात। तो अकबर मानसिंह के नेतृत्व में राजपूत शासकों को आमेर से लेकर के यहाँ से भेज देता है, और अकबर अपने फतेहपुर सीकरी से और आगरा से सेनाओं को कहां पर भेज देता है, मेवाड़ की तरफ भेज देता है। तो दोस्तों अपन अभी अपने यहाँ पर बात करेंगे कि यह है अपन की जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हैं खमनौर की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ी है, खमनौर की पहाड़ियां। और इसके बगल में ही ये जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हैं गोगोंदा की पहाड़ियां, गोगोंदा की पहाड़ियां। तो इस समय खमनौर की पहाड़ियों की तरफ ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में महाराणा प्रताप की सेना खमनौर की पहाड़ियों पर ऊंचाई पर डट जाती है। यानी महाराणा प्रताप अपनी गुरिल्ला पद्धति से अपने सैनिकों को कहां पर जमा देखता है दोस्तों, खमनौर की जो पहाड़ियां हैं, तो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपने सैनिकों को जमा देते हैं। जबकि महाराणा अकबर की तरफ से जो सेनापति होता है वो कौन होता है दोस्तों, एक सेनापति होता है मानसिंह, आसफ खां,
आसफ खां। तो ये सेनापति, दो सेनापति होते हैं, दोनों किसकी तरफ से होते हैं? अकबर की तरफ से होते हैं। और अकबर की विशाल सेना इनके साथ युद्ध के यानी रणभूमि के मैदान में यहाँ पर एकत्रित हो जाती है। तो इस जगह पर क्या होता है दोस्तों, जून का महीना था, यानी उस समय भयंकर गर्मी पड़ रही थी। तो इस मैदान के पास में ही यहाँ पर कुछ आम के पेड़ होते हैं, यानी भयंकर एक जंगल नुमा आम के पेड़ थे। और आम के पेड़ों से होकर के नीचे किसकी सेना को जाना पड़ रहा था? अकबर की सेना को जाना पड़ रहा था। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि अकबर की सेना की तरफ से ये जो सैनिक हैं, ये सैनिक रणभूमि में इस प्रकार से जमते हैं कि हराबल जो दल है, हराबल दल होता है दोस्तों युद्ध के मैदान में आगे की पंक्ति में जो खड़े जो सैनिक हैं, जिन पर युद्ध की करने की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो हराबल दल क्या होता है? युद्ध के आगे की पंक्ति। तो इस युद्ध के आगे की पंक्ति में जो युद्ध मुगलों की तरफ से जो थे, कौन दोस्तों? मुगलों की तरफ से। तो मुगलों की तरफ से थे महाराणा मानसिंह, महाराणा कौन थे? मानसिंह थे। और आसफ खां, और कौन था? आसफ खां। और उसके अन्य सेना इसके चारों तरफ खड़ी थी। इधर महाराणा प्रताप की तरफ से जो महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो था हकीम खां सूर। कौन है? हराबल दल की पंक्ति में कौन था दोस्तों? हकीम खां सूर। तो ये कौन है अपन का? हकीम खां सूर, जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। कौन? हकीम खां सूर। यानी इसके महाराणा प्रताप की सेना में तो काफी मुस्लिम थे, लेकिन जो सेनापति वो कौन था? नेतृत्व करने वाला कौन था? हकीम खां सूर। जबकि मुगलों की तरफ से मानसिंह और आसफ खां के अलावा जो था वो था जगन्नाथ कछवाहा, जगन्नाथ कछावा। तो ये किसकी तरफ से था? मानसिंह, अकबर की तरफ से था। अब क्या होता है दोस्तों, दोपहर का समय होता है। दोपहर के समय में जब ये युद्ध भूमि में पहुंचते हैं, तो युद्ध भूमि में अकबर की सेना खमनौर नामक स्थान पर गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं, इन गोगुंदा की पहाड़ियों से होकर के और कहां पर जाते हैं? राजसमंद में जो खमनौर की पहाड़ियां हैं, इन खमनौर की पहाड़ियों की तरफ चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो खमनौर की पहाड़ियों में कौन जमी हुई थी? महाराणा प्रताप की सेना जमी हुई थी, जो कौन सी युद्ध पद्धति में पारंगतता थे? गुरिल्ला पद्धति में। कौन सी युद्ध पद्धति में निपुण थे? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। गुरिल्ला युद्ध पद्धति होती है कि यानी भाला फेंक में, तीर धनुष तीर चलाने में, और गुलेल जो होती है पत्थर को अपन गुलेल से फेंकते हैं वो। तो इन चीजों में ये महाराणा प्रताप की सेना निपुण थी। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की जो सेना में थे, जो लोग थे, जो सैनिक थे, वो टोटल कुछ इतिहासकार तो इसमें महाराणा प्रताप की सेना में मात्र 10,000 सैनिक मानते हैं, जबकि मुगलों की सेना में कुछ इतिहासकार 40,000 सैनिक मानते हैं कि मुगलों की सेना में कितने सैनिक थे? 40,000। लेकिन बदायूं कहता है कि महाराणा प्रताप की जो सेना में जो सैनिक थे वो 20,000 थे। कितने थे? 20,000। और जो मुगलों की तरफ से जो सेना थी, उस सेना में कितने थे दोस्तों? 80,000 सैनिक थे। कुल मिला के बात अगर अपन बात करते हैं तो अनुपात में बात करते हैं, तो अनुपात में सबसे ज्यादा किसकी सेना थी? अकबर की सेना ज्यादा थी। अब ये अकबर की सेना गोगुंदा की पहाड़ियों के पास यहाँ पर अपना जमावड़ा जमा देते हैं, और महाराणा प्रताप स्वयं और अपने हकीम खां सूर के नेतृत्व में अपनी सेना को खमनौर की पहाड़ियों के पास में जमा देते हैं। अब इनके बीच में एक तंग रास्ता पाया जाता है, जो ये इतना तंग था कि इसमें जब इसमें अपन अंदर प्रवेश करते हैं
तो एक ही घुड़सवार इसमें आसानी से प्रवेश कर सकता है। अगर इसके साथ 2 या 3 घुड़सवार अगर इसमें अंदर प्रवेश करेंगे तो वो इसमें क्या हो सकते हैं, बेच सकते हैं और वो आसानी से निकल नहीं सकते। तो दोपहर की बात है, दोपहर में क्या करते हैं, महाराणा प्रताप की जो सेना है वो एक ही पैर में इतनी तीव्र गति से प्रहार करती है कि महाराणा अकबर जो सम्राट जो अकबर था, अकबर की सेना को ये गाजर मूली की तरह इनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो इसके अकबर की सेना में क्या हो जाता है दोस्तों, भय व्याप्त हो जाता है और ये वापस फतेहपुर सीकरी की तरफ क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। तो ये आम के पेड़ों से होकर के और उससे टकराते हैं, तो आधे सैनिक तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर घायल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों मेहतर खां। कौन है दोस्तों, मेहतर खां। अब ये मेहतर खां क्या करेगा, ये मेहतर खां एक झूठी अफवाह फैलाएगा कि युद्ध, इसने झूठी अफवाह क्या फैलाई थी कि युद्ध के मैदान में स्वयं अकबर एक शाही सेना लेकर के वापस आ गए हैं। जब इसकी सूचना मुगलों के सैनिकों को पता चलता है कि स्वयं सम्राट अकबर अपनी शाही सेना लेकर के और सेना लेकर के युद्ध के मैदान में रणभूमि में आ गए हैं, तो इसकी सेना का क्या हो जाता है दोस्तों, हौसला बुलंद हो जाता है और ये वापस युद्ध करने के लिए आते हैं। अब इधर क्या होता है दोस्तों, महाराणा प्रताप की यहाँ पर एक गलती होती है। ये क्या करता है कि जब इसके पहले बार में इन्होंने मुगल सेना के छक्के छोड़ा दिए थे, तो इन्होंने जो ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण थे, तो ये पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ करके और अब ये कहां पर आ जाते हैं दोस्तों, मैदानी भाग में आ जाते हैं और मैदान में अपनी सेना को जमावड़ा कर देते हैं। और ये बात है दोस्तों यहाँ पर रक्त तलाई की, किसकी, रक्त तलाई एक गांव है, तो रक्त तलाई के पास में ही यहाँ पर अपनी सेना को ये जमावड़ा कर देता है। कौन सी जगह है, रक्त तलाई, रक्त तलाई। तो रक्त तलाई में आकर के महाराणा प्रताप अपनी सेना को दुर्गों से, पर्वतों से निकाल करके और मैदान में यहाँ पर जमावड़ा जमा देता है और यहाँ पर गुरिल्ला पद्धति रावण पंक्ति में किसको खड़ा कर देता है, हकीम खां सूर को। कौन होता है दोस्तों, हकीम खां सूर, हकीम खां सूर। तो हकीम खां सूर होता है और इधर से मुगलों की तरफ से कौन था, जगन्नाथ कछावा। कौन है, जगन्नाथ कछावा, ये मुगलों की तरफ से सेनापति होता है। इसके बाद मानसिंह है। कौन है दोस्तों, मानसिंह। अब ये मानसिंह किस पर है, मानसिंह बैठा हुआ है दोस्तों मर्दाना हाथी पर। किस पर बैठा हुआ है, मर्दाना हाथी पर। तो ऐसे युद्ध में हाथियों की अधिकता होने के कारण कुछ इतिहासकारों ने इसे हाथियों का युद्ध कहा है। तो महाराणा प्रताप की तरफ से इस युद्ध में कुछ हाथियों ने भाग लिया और अकबर की सेना की तरफ से, यानी मुगलों की तरफ से, किन की तरफ से, मुगलों की तरफ से कुछ हाथियों ने इसमें क्या लिया, भाग लिया। तो प्रताप की तरफ से जो हाथी थे वो हाथी युद्ध में भाग लेने वाले थे। पहला हाथी था राम प्रसाद। कौन है दोस्तों, राम प्रसाद। फिर है पुंजा, फिर है गजमुक्ता। कौन है दोस्तों, गजमुक्ता। और महाराणा प्रताप के प्रिय जो घोड़ा था, एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम क्या है दोस्तों, चेतक। कौन है, चेतक। इधर मुगलों की तरफ से जो हाथी थे वो एक हाथी था हवाई हाथी पर कौन बैठा हुआ था, हवाई हाथी किसका था, अकबर का। किसका था दोस्तों,
अकबर का। उसके बाद हाथी आता है एक मर्दाना हाथी। कौन है दोस्तों? मर्दाना हाथी। मर्दाना हाथी किसका था? आमेर के महाराजा मानसिंह का था। एक हाथी आता है इसमें रन मदार। कौन आता है दोस्तों? रन मदार। और एक हाथी आता है इसमें गज मुक्ता। गज मुक्ता, गज मुक्ता। और एक हाथी है इसका गजराज। एक हाथी कौन सा है इसमें? गजराज। तो इस ये मुगलों की तरफ से जो युद्ध के मैदान में भाग लेने वाले थे वो हाथी थे। ये अपन का हाथी है। पहला हाथी कौन है दोस्तों? ये हाथी है। तो ये जो आपको हाथी दिखाई दे रहा है, इस हाथी पर यह है मर्दाना हाथी। ये कौन सा है? मर्दाना हाथी। और ये एक हाथी है अपन का हवाई। ये कौन सा हाथी है दोस्तों? हवाई। जो किसका है? अकबर का है। ये हवाई हाथी है। और रण मदार और गज मुक्ता और अन्य हाथी थे। और इधर से जो महाराणा प्रताप की तरफ से जो हाथी थे, उन हाथियों में पहला जो हाथी भाग लेने वाला था, ये हाथी आपको दिखाई दे रहा है राम प्रसाद। तो राम प्रसाद हाथी है। एक हाथी आपको दिखाई देगा पुंजा हाथी। कौन सा दोस्तों? पुंजा हाथी। ये वही राम प्रसाद हाथी है जो उसको युद्ध के क्षण, जब अंतिम क्षण होता है तो मुगलों की सेना इसे हाथी को अपने कब्जे में ले लेती है। अपने कब्जे में ले लेती है। और इसे राम प्रसाद हाथी का नाम वो क्या कर देते हैं दोस्तों? अकबर के पास जब ये जाता है तो इसी राम प्रसाद हाथी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? पीर प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीर प्रसाद हो जाएगा। कौन से हाथी का? राम प्रसाद हाथी। और राम प्रसाद हाथी किसका था? महाराणा प्रताप की सेना में था। तो इन दोनों तरफ से इन हाथियों में क्या होता है? भयंकर युद्ध होता है। और युद्ध इतनी तीव्र गति से होता है कि इसलिए कुछ इतिहासकारों ने क्या कहा है? इस युद्ध को हाथियों का युद्ध कहा है। तो क्या क्या कहा है दोस्तों? हाथियों का युद्ध कहा है। क्या युद्ध? कौन सा युद्ध कहा है? हाथियों का युद्ध कहा है। तो आपको यह हाथी दिखाई दे रहे होंगे। ये अपन के हाथी हैं जी। तो दोस्तों ये अपन का क्या है? राम प्रसाद हाथी है। राम प्रसाद हाथी किसका था? महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में लड़ने वाला हाथी है। ये मुगलों की जब हाथ लग जाएगा तो ये इसका हाथी का नाम क्या कर देंगे? पीर प्रसाद कर देंगे। और ये कहेंगे कि ये पीर बाबा की कृपा से अपन को मिला है। तो मुगल सेनापति इसका नाम क्या रख देंगे? पीर प्रसाद रखे देंगे। और ये जो हाथी है, ये हाथी कौन सा है? मानसिंह का हाथी है। कौन सा? मर्दाना हाथी। ये हाथी कौन सा दोस्तों? मर्दाना हाथी है। इस मर्दाना हाथी पर कौन बैठा हुआ है? मानसिंह बैठा हुआ है। और अन्य जो हाथी है ये अकबर की तरफ से हवाई हाथी है। तो युद्ध में कई हाथियों ने इसमें भाग लिया। इस कारण इस युद्ध को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? हाथियों का युद्ध कहा जाता है। कुछ इतिहासकार इसे गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। तो बदायूं ने जो इतिहास कहा था, कौन है? बदायूं। तो बदायूं किसकी तरफ थे? मुगलों की सेना में था। तो बदायूं ने इसे क्या कहा दोस्तों? गोगुंदा का युद्ध कहा है। जबकि एएल श्रीवास्तव, कौन है दोस्तों? एएल श्री जो वास्तव है वो इस युद्ध को क्या कहते हैं? बादशाह का युद्ध कहते हैं। किसका युद्ध कहते हैं दोस्तों? बादशाह का युद्ध कहते हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं हाथियों का युद्ध। कुछ लोग क्या कहते हैं? इसे हाथियों का युद्ध कहते हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध। और हमारे राजस्थान इतिहास के जो जनक हैं कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा। क्यों? क्योंकि हल्दी जैसे रंग की इसकी मिट्टी है, इसलिए इसे अपन ने क्या किया?
कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को क्या संज्ञा दी? हल्दी घाटी का युद्ध। कुछ लोग इसे गोगुंदा का युद्ध कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसे हाथियों का युद्ध कहते हैं, कुछ इतिहासकार जो एल श्रीवास्तव था वो इसे क्या कहते हैं? बादशाह का युद्ध कहते हैं। और एक इतिहासकार है जो कहता है इसे खमनौर का युद्ध, खमनौर का युद्ध, खमनौर का युद्ध। तो इसी प्रकार से इस हल्दी घाटी के युद्ध को कुछ उपाधियां दी गई थी। तो ए एल श्रीवास्तव ने इसे बादशाह का युद्ध कहा, कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान की, हाँ जी हाँ, राजस्थान जो कर्नल जेम्स टोड था वो इसे राजस्थान की थर्मोपल्ली, कौन सा? थर्मोपल्ली, थर्मोपल्ली नामक युद्ध से भी इसकी संज्ञा देते हैं। ये थर्मोपल्ली का युद्ध हुआ था दोस्तों 480 ईसा पूर्व में यूनान में। दो देश थे, यूनान और फारस, यूनान और फारस। तो उसमें फारसी यूनानियों ने फारसियों को हराया था, तो उस युद्ध को क्या कहा जाता है दोस्तों? थर्मोपल्ली का युद्ध कहा जाता है। ये कब हुआ था? 480 ईसा पूर्व में। तो इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? थर्मोपल्ली का युद्ध कहा है। तो अपन ने इस युद्ध को किस किस नामों से जाना गया वो पढ़ा है। अब अपन बात करते हैं कि महाराजा मानसिंह किस पर बैठे हुए थे? मर्दाना हाथी पर बैठे हुए हैं। तो महाराणा प्रताप की सेना युद्ध कर रही है और अकबर की सेना के साथ भी युद्ध हो रहा है। तो इस युद्ध में धुआंधार गाजर मुड़ी की तरह एक दूसरे के सैनिक के आपस में क्या कर रहे थे? मार रहे हैं। तो एक इतिहास का बुद्ध व्यक्ति था, मुगल सेनापति था। मुगल सेनापति से कुछ जो सैनिक थे वो पूछते हैं कि हमको पता ही नहीं चल रहा कि इसमें कौन तो राजपूत है, यानी मेवाड़ की तरफ से, ये कौन सा है अपन का? मेवाड़। तो मेवाड़ की तरफ से युद्ध में भाग लेने वाला राजपूत शासक कौन सा है, राजपूत सैनिक कौन से हैं, और मुगलों की तरफ से भाग लेने वाले राजपूत शासक कौन है या राजपूत सैनिक कौन है, राजपूत सैनिक कौन है। जब ये बात बदायूं ने पूछी थी तो बदायूं से कहा गया कि आप तो अपनी तलवार चलाइए और सर चाहे मेवाड़ के राजपूत शासकों का कटे या आमेर के जो अन्य जो राजपूत शासक हैं उनका ही कटे, लेकिन अगर दोनों तरफ से सैनिक मारे जाएंगे तो इसका जो अपन को लाभ मिलेगा वो लाभ हमको ही मिलेगा। जब ये बात चर्चा हो रही थी तो दोस्तों इस समय क्या होता है, जो मानसिंह था, मानसिंह किस पर बैठा हुआ था? मर्दाना हाथी पर। मानसिंह किस पर बैठा हुआ है दोस्तों? मर्दाना हाथी पर। जब मानसिंह मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ था तो इसकी नजर किसकी? महाराणा प्रताप की नजर पड़ती है कि मानसिंह किस पर बैठा हुआ है? मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ है। तो मर्दाना हाथी पर, हाथी की तरफ, और अपने जो प्रिय घोड़ा था, प्रिय घोड़ा का क्या नाम है? चेतक। प्रिय घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? चेतक। तो ये अपन के महाराणा प्रताप हैं जो किस पर बैठे हुए? चेतक पर बैठे हुए हैं। और इधर कौन है? मानसिंह है। मानसिंह किस पर बैठा हुआ दोस्तों? मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ है। तो महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक को किधर की तरफ? मानसिंह जो किस पर बैठा हुआ था? मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ था। तो महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक को किसकी तरफ ले जाते हैं? मानसिंह की तरफ ले जाते हैं। अब ये मानसिंह की तरफ जब ये पहुंचता है तो मानसिंह की हाथी में की सूंड में, ये जो आपको सूंड दिखाई दे रही है, इस सूंड में दोनों तरफ क्या बंधे हुए थे दोस्तों? खंजर बंधे हुए थे। क्या बंधे हुए थे? खंजर बंधे हुए थे। तो खंजर बंधे होने के कारण इस पर कौन बैठा हुआ है? मानसिंह बैठा हुआ है। अब मानसिंह किस पर है? ऐसे हाथी में, हाथी के ऊपर बैठा हुआ है और हाथी पर एक हौद है, हौद के ऊपर बैठा हुआ है। अब इस हाथी को चलाने वाला एक व्यक्ति होता है जो इसको क्या चला रहा है?
इस हाथी की सेना को, हाथी को चला रहा है। अब इधर महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन, चेतक, चेतक किसकी तरफ आता है दोस्तों, मानसिंह के मर्दाना हाथी की तरफ आता है और अपने दोनों पैरों को उठा करके और मानसिंह के मर्दाना हाथी की सूंड पर रख देता है, जिससे क्या होता है, महाराणा प्रताप इतनी तीव्र गति से, किसका, इतनी तीव्र गति से अपने भाले का प्रहार करता है कि मानसिंह डर के मारे एक हौद में दुपक जाता है और इसको, हाथी को चलाने वाला जो मेहतर था, वो मेहतर के ये भाला लग जाता है। तो मानसिंह हौद में दुबक जाता है और इसका जो हाथी को चलाने वाला था, वो उस व्यक्ति की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। जब महाराणा प्रताप समझता है कि, महाराणा प्रताप समझता है कि मानसिंह मारा गया, तो ये अपने घोड़े को वापस क्या करता है, इस सूंड से वापस, जैसे ही घोड़े को वापस लेता है, तो जो हाथी के दोनों तरफ जो खंजर लगे हुए थे, खंजरों से दोस्तों इस घोड़े की क्या कट जाती है, टांगे कट जाती है। ये वही चेतक है जो इस हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। इस घोड़े की क्या कर जाती दोस्तों, टांगे कट जाती है और ये घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी अपने ये घोड़ा इतना स्वामी भक्त होता है कि अपने स्वामी को इसका दर्द भी, इसको एहसास भी नहीं होने देता कि मेरे क्या कट गए हैं, टांगे कट गई है। और ये वापस महाराणा प्रताप को सुरक्षित नीचे उतार देते, नीचे रणभूमि में चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, धोखे से क्या होता है कि महाराणा प्रताप को मुगलों की सेना चारों तरफ से घेर लेती है। तो जब महाराणा प्रताप मुगलों की तरफ से चारों तरफ से घिर जाते हैं, तो इस समय महाराणा प्रताप क्या हो जाते दोस्तों, कुछ घायल से हो जाते हैं। तो इस जगह पर महाराणा प्रताप का जो मुकुट होता है, इस मुकुट को धारण करता है झाला अज्जा। कौन करता है दोस्तों, झाला अज्जा। इस मुकुट को धारण कौन करता है दोस्तों, झाला अज्जा। तो झाला अज्जा इस मुकुट पद चिन्हों को धारण कर लेते हैं, मुकुट को धारण कर लेते हैं और मुगलों से क्या करते हैं दोस्तों, युद्ध करते हैं। इसी समय क्या होता है, जब महाराणा प्रताप जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, इसको युद्ध के मैदान में एक जगह पर ले जाया जाता है। तो यहाँ पर दो मुगल सेनापति हैं, तो दो मुगल सेनापति महाराणा प्रताप की तरफ भाग के हुए आते हैं और तलवार लेकर के आते हैं। तो इस दृश्य को देख करके महाराणा प्रताप का एक भाई था, कौन था दोस्तों, शक्ति सिंह। कौन है दोस्तों, शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह, ये वही शक्ति सिंह है जब महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक हो जाता है, तो इससे रुष्ट होकर के ये मुगलों की सेना में चला जाता है और मुगलों की सेना के साथ ही इस हल्दी घाटी के युद्ध को लड़ रहा है। लेकिन जब ये अपने भाई को इस मुश्किल हालात में देखता है, तो ये अपने भाई की तरफ भाग जाता है, अपने भाई की तरफ जाता है कि महाराणा प्रताप के क्या जाने वाले हैं, प्राण या प्राणों की आहुति होने वाली है। तो इस समय शक्ति सिंह जाता है और शक्ति सिंह दोनों सेनापतियों के पीछे से जाकर के उनके तलवार घुसा देता है और दोनों सैनिकों की क्या हो जाती है दोस्तों, उसी समय मृत्यु हो जाती है। तो इस दृश्य को कौन देख रहा था दोस्तों, महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक इस चीज को देख रहा था और चेतक की आंखों में क्या जाते हैं दोस्तों, आंसू आ जाते हैं। तो शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा त्राटक, शक्ति सिंह के घोड़े का क्या नाम था दोस्तों, त्राटक। तो शक्ति सिंह
युद्ध के मैदान में अपने घोड़े त्राटक को महाराणा प्रताप के लिए दे देते हैं। और इस प्रकार से महाराणा प्रताप को वापस जब मूर्छित हो जाता है तो झाला अज्जा स्पर्श चिन्हों को धारण कर लेता है और महाराणा प्रताप को घायल की अवस्था में और कहां पर कोलियारी गांव ले जाया जाता है। ये कोलियारी जो गांव है अपन का, ये कोलियारी गांव या से अपन कल्याणपुरी के नाम से भी जानते हैं। कोलियारी गांव में इसका महाराणा प्रताप का इलाज होता है और ये दोबारा से सही ढंग से जब सही हो जाता है तो अपनी शासन व्यवस्था को संभालता है। तो दोस्तों कहा जाता है कि इस युद्ध में जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है, इस युद्ध में ना तो मुगलों की जीत हुई और ना ही महाराणा प्रताप की सेना की जीत हुई। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से यह अनिर्णित युद्ध रहा। क्यों? क्योंकि अकबर चाहता था कि मैं महाराणा प्रताप को, उसने शपथ ले ली थी कि मैं महाराणा प्रताप को जीते जी अपने अधीन करवाऊंगा और अपने समक्ष संधि करवाऊंगा। तो ऐसा जो मकसद था वो मकसद महाराणा प्रताप का हुआ नहीं और इसलिए इतिहासकार से क्या कहते हैं, अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा देते हैं। अब बात आती है दोस्तों, इसके बाद महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध हो जाता है उसके बाद दोबारा से अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए और साहेबाज खां, किसको भेजता है दोस्तों, साहिबाज खां, साहेबाज खां को भेज देता है। और साहेबाज खां को भेजता है ये दोस्तों 1579 में, 1579 में साहेबाज खां को भेजता है 1578, 1579 और 1580। 3 बार साहेबाज खां के नेतृत्व में एक शाही सेना लेकर के महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए ये भेजता है, लेकिन तीनों जो प्रयास है ये विफल हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, बात आती है 1582 ईस्वी की। कब की बात आती है, 1582 ईस्वी की बात है। और इस समय युद्ध होता है दोस्तों खमनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, खमनौर का युद्ध होता है। 1582 में खमनौर का युद्ध होता है और इस युद्ध में महाराणा प्रताप का जो पुत्र होता है, कौन, अमर सिंह। तो ऐसे अमर सिंह के हाथों में इस युद्ध का नेतृत्व होता है, यानी सेनापति कौन है, महाराणा अमर सिंह है। तो अमर सिंह क्या करता है दोस्तों, इस युद्ध में 1582 के युद्ध में अमर सिंह अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में जी सर, इस युद्ध में जो मुगलों की तरफ से जो शासक होता है वो शासक होता है दोस्तों सुल्तान खां। सुल्तान खां, सुल्तान खां और अमर सिंह के बीच खमनौर का युद्ध होता है और यह युद्ध इतनी तीव्र गति से होता है कि सुल्तान एक घोड़े पर बैठ करके, किस पर दोस्तों, घोड़े पर बैठ करके ये आता है और महाराणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के क्या थे, पुत्र थे, वो इतनी तेज गति से प्रहार करते हैं कि अपने भाले को इतनी तेज गति से दूर से भाग के आते हैं और सुल्तान खां के सिर पे वो क्या करते हैं, अपनी पैनी तलवार से सुल्तान खां के बीचों बीच में प्रहार करते हैं। तो सुल्तान खां के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जो इस घोड़े पर वो बैठा हुआ था उस घोड़े के भी टुकड़े होकर के और जो तलवार थी दोस्तों वो जमीन के अंदर नीचे धंस जाती है। इस भयानक दृश्य को देख करके मुगल सेना के क्या हो जाते हैं दोस्तों, छक्के छूट जाते हैं और वो वापस युद्ध के मैदान से बाहर हो जाते हैं। इसलिए इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन का युद्ध कहा। कौन सा युद्ध कहा दोस्तों, मैराथन का युद्ध कहा। और ये मैराथन का युद्ध हुआ था
490 ईस्वी के आसपास यूनान में हुआ था। तो इसी युद्ध की संज्ञा किसने, कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने खबनौर के युद्ध की संज्ञा दी थी। इसके बाद जब युद्ध हो जाते हैं, ये इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से अमर सिंह इस युद्ध में भाग लेता है और इस युद्ध में वो क्या हो जाता है दोस्तों, जीत जाता है। तो इसके बाद 1584 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1584 ईस्वी में अकबर की तरफ से, किसकी तरफ से, अकबर की तरफ से जो भाग लेने वाले जो सेनापति थे, वो यानी अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो व्यक्ति गया था, वो दोस्तों व्यक्ति गया था जगन्नाथ कछावा। तो इस जगन्नाथ कछावा ने क्या किया था, ये अंतिम अकबर की तरफ से प्रयास था महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए, उसे समझाने के लिए। लेकिन इस युद्ध में भी क्या करता है, वो इसी की बात को भी वो नकार देता है। इस प्रकार से महाराणा प्रताप, फिर अकबर का ध्यान मेवाड़ की तरफ से हट जाता है। तो बात दोस्तों क्या होती है, इसके बाद 19 जनवरी, कब दोस्तों, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को, कब की बात है दोस्तों, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप क्या करते हैं, एक धनुष पर प्रचंडा चढ़ाते हैं और प्रचंडा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की तीर, जो धनुष की जो कमान थी, वो किस में लग जाता है, पैर में लग जाती है, जिससे महाराणा प्रताप क्या हो जाते हैं दोस्तों, घायल हो जाते हैं और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर किसको पहुंचती है, मुगल वंश के शासक अकबर को जब ये खबर पहुंचती है कि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का क्या हो गया है, अंत हो गया है। जब इसकी सूचना अकबर के दरबार में पहुंची, तो अकबर बड़े दरबार में अपनी पगड़ी उतार करके अपने पैरों में रख देता है और कहता है कि हे धन्य है तू जीत गया और मैं क्या हो गया, हार गया। तो ऐसे देखो, जो सम्राट अकबर था, इसका हृदय भी क्या हो गया था दोस्तों, परिवर्तन हो गया था। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी भी किसी का अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कम शब्दों में आपको एक्सप्लेन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।